ठीक है, आज की क्लास में हम एनर्जी प्राइसिंग एंड सोर्सेस पॉलिसी इन इंडिया करेंगे। ये हमारे पास कौन सा टॉपिक में है? ये हमारे पास है टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड इकोनॉमी की, यानी कि हमें इक्विटेबल वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा जो भी हमें सब टॉपिक्स गिवन है, ये उनके अंदर का ये सब टॉपिक्स है। इसमें क्या है कि इसमें हमें, क्योंकि इंडिया में हमारे पास सोर्सेस की जैसे एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है। एनर्जी सोर्सेस के लिए हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, हमें डिफरेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट करना है। सो इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी वी हैव टू इंटीग्रेटेड, इट मीन्स कि वी हैव टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी। आप वहां पे एक वर्ड लिख लेना, ठीक है। तो हमें क्या इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी को डेवलप करना है, वो हम कैसे करेंगे? दैट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेस हैं? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, ठीक है। और हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि हमारे पास एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेस कौन से हैं? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल, ठीक है, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। सो हम डिपेंडेंट हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास हम इक्विटेबल वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम हाथ, मतलब कि हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ चलना है, तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बिना किसी, मतलब बिना किसी प्लानिंग से हम अपनी इकोनॉमी के साथ रन नहीं कर सकते। सो हमारे पास कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो पानी से बन रही है, ठीक है। और कब तक हमारे अर्थ में वाटर रहेगा? ठीक है, तो यानी कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है, हमारा सारा का सारा वर्क इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन किससे रही है? वो बन रही है यानी कि हमारे वाटर रिसोर्सेज से। अगर वही वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाए, तो यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, हमारा वर्क उसमें क्या होगा? छूट जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें यानी कि जो एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें शिफ्ट करना है। हमें उन्हें रिन्यूएबल में नहीं, हमें उन्हें नॉन रिन्यूएबल में नहीं, ठीक है, हमें उन्हें दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में करना है। तो यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कि जिन्हें हम बार बार क्या कर सके? यूज कर सके, जो कि खत्म भी नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम है, ठीक है, डीजल्स हैं, ये सब है। तो ये सब हम यानी कि माइनिंग करके निकालते हैं। अगर पेट्रोलियम है, डीजल्स हैं, ये हम माइनिंग करके निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एक सिंपल मेजर्स हैं कि आप माइनिंग करके पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस अगर निकाल रहे हो, तो क्या ये एक टाइम खत्म नहीं होंगे? क्या ये डिमिनिशिंग नहीं होंगे? ऑब्वियसली ये होंगे। तो फिर उसके बाद आज देखा जाए, जो हमारा जो यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो धीरे धीरे ई रिक्शाज आने लगी, ठीक है, बैटरी रिक्शाज आने लगी, बैटरी की स्कूटीज आने लगी। तो यानी कि धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। किस पर हम कन्वर्ट हो रहे हैं? हम कन्वर्ट हो रहे हैं अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, कि हम उन्हें यूज करें। अब हमने यानी कि उनको दोबारा से हम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने पेट्रोल को यानी गाड़ी में ठीक है डाला, यूज किया, तो वो क्या हो गया? वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल और द एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज हैं, यानी कि वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास खत्म हो जाते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द एनर्जी क्राइसिस। तो न्यूक्लियर एनर्जी का, जैसे कि हमारे पास एटॉमिक एनर्जी है बम के लिए, या हम उसमें यूज करते हैं, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है एनर्जी के प्राइस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोल है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो इन सब के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? इन सब के लिए हमें यानी कि उनके प्राइसेस की रिक्वायरमेंट है। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल फॉर एनर्जी प्राइस, यानी एनर्जी प्राइस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। रिलेटिव पर्पस ऑफ ऑल दीज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, यानी कि इन सभी का
ऑल दीज का जो रिलेटिव पर्पस है वो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। तो हमें यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का मेन नहीं है, हमें यहाँ पर ये स्टडी करना है कि जैसे कौन कौन से हम अपने डिफरेंट एनर्जी में हम शिफ्ट कर रहे हैं, और हमें यानी कि कौन कौन से और मेजर्स अडॉप्ट करने हैं कि ताकि हम इक्विटेबल वर्ल्ड इकोनॉमी से मीट कर सके। क्योंकि देखो आज हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है, पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, अल्टीमेटली इनसे पोल्यूशन का तो सोर्स है ही, पर ये भी हमारे पास कब तक हम इन्हें यूज कर पाएंगे। सो द विंड एनर्जी, विंड एनर्जी है, ठीक है, डोमिनेंट सोर्स है आज के डेट में। अगर हम सिंपल बात करते हैं तो विंड एनर्जी के ऊपर हम काफी ज्यादा क्या है, डिपेंडेंट है। 70% ऑफ द एनर्जी इज फ्रॉम द विंड एनर्जी, क्योंकि हमें पता है, हमें मालूम है, क्या पता है कि जैसे एनर्जी है, एनर्जी का 70% जो एनर्जी है इज फ्रॉम द विंड एनर्जी, वो विंड एनर्जी से है। क्या मतलब है इसमें से कि 70% जो एनर्जी है वो विंड एनर्जी से है, कि यानी कि हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इन सब में भी अपना हवा से, क्या होता है कि बिल्कुल एयर चलती रहती है, वो जो व्हील है वो क्या करता है, ऊपर रोटेट करता है, उसी से रोटेट करेगा तो ये काफी स्पीड में होगा, ठीक है, और उसी स्पीड से हमारे पास यानी कि एनर्जी रिड्यूस होगी। तो काफी सारा जो हमारा वर्क है वो हमने अपनी विंड के ऊपर, यानी कि हमने अपनी हवाओं के ऊपर, जो बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, उसके ऊपर अपने सारे वर्क को क्या कर दिया है, धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज देखा जाए गवर्नमेंट फोकस ऑन द सोलर एनर्जी, यस, गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो सनलाइट के ऊपर है, यानी कि वो धूप के ऊपर है, क्योंकि आपने देखा है ना सोलर कुकर आते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने उसमें मतलब जो भी कुछ चीजें बनानी है आप उसको सिंपल ऊपर धूप में सनलाइट में रख देते हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या हो रही है, खत्म होने लग रही हैं। हमने जो भी हमारे यानी कि मदर अर्थ ने हमें जितने भी सारे रिसोर्सेस को दिया है, हम एक उस पीक लेवल पर हैं कि हम इसे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। सो द विंड एनर्जी में, विंड एनर्जी क्या है, डोमिनेंट सोर्स है टुडे। तमिलनाडु हैज हाईएस्ट कैपेसिटी, ठीक, ये तमिलनाडु की क्या है, हाईएस्ट कैपेसिटी है, तो स्टेट है विंड एनर्जी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है, तमिलनाडु हैज हाईएस्ट कैपेसिटी। तमिलनाडु की क्या हाईएस्ट कैपेसिटी है, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट ने विंड एनर्जी यानी कि जितने भी सारी अपनी एक्टिविटीज हैं उन्हें काफी हद तक शिफ्ट किया है विंड एनर्जी से, एंड देन महाराष्ट्र में, एंड देन गुजरात, ठीक है। तो ये प्लीज ये ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट फोकस ऑन द सोलर एनर्जी, गवर्नमेंट का जो अब जो कंसर्न है, क्योंकि अब हमने देखा है कि जो सोलर एनर्जी से, ठीक है, सनलाइट से हमें एक हीट भी प्रोवाइड होती है, सनलाइट से हमें एक हीटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड होता है। तो जो गवर्नमेंट फोकस ऑन द सोलर एनर्जी, गवर्नमेंट का मेन कंसर्न हमारी सनलाइट के ऊपर है। तो एनर्जी एज अ सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, ठीक है, तो यानी कि हमारी ग्रोथ के लिए एनर्जी का एज अ सोर्स काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया इज लेसर, टोटल प्रोडक्शन इज हाई। एक्चुअल में क्या है कि देखा जाए हम एनर्जी इंडिया में क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, जितने लोग, ठीक है, जितने यानी कि पब्लिक उसे यूज करती है, उस एनर्जी को यूज कर रही है, वो क्या है, हमारे पास लेसर है, लेकिन प्रोडक्शन क्या है, वो हाई है। इट मीन्स कि हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, हाई है, बहुत ज्यादा है, और जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया में वो क्या है, कम है, वो लेस है। तो वी आर पोटेंशियली एनर्जी डेफिशिट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यानी कि कंजम्पशन एनर्जी का कम होते हुए भी
प्रोडक्शन क्या ज्यादा होते हुए भी हम उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेस्टेज भी करते हैं। और मेन थिंग क्या है कि हमें जो एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए एक्चुअल में वो कम है। अगर मैं बात करती हूँ पेट्रोल की, ठीक है, डीजल की, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक टाइम तक ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, लैंड बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, जमीनें बन रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो माइनिंग एरियाज है वो भी लिमिटेड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एनर्जी, जो न्यू, यानी कि जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी पे ऊपर हमें कंसर्न करना है, वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियली क्या है, एनर्जी डेफिसिट है। तो वी आर पोटेंशियली एनर्जी डेफिसिट, तो हम पोटेंशियली क्या है, एनर्जी डेफिसिट है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? आगे हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी पॉलिसी, यानी कि हमें एनर्जी पॉलिसी की क्या है, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आगे हम रिक्वायरमेंट्स में स्टडी करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी पॉलिसी, नंबर 1, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट इम्प्लाइज, ठीक है, बोथ, या इट कवर द बोथ रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। तो एनर्जी पॉलिसी का जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसी है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि हमें पता है कि हम बहुत इजीली, आज हम कंप्लीटली हमारे यानी कि गैस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। पर हमें धीरे धीरे क्या करना है, इन सब की जो डिपेंडेंसी है उन्हें हमें धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। सो इट कवर द बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो हमें यानी कि जो भी एनर्जी रिसोर्सेज को इंडिया यूज करना चाहती है, उस इंडिया को देखना होगा कि हमारे लोगों को, हमारे यानी कि पब्लिक को, उनको जितने भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है उसमें दोनों का क्या हो, यानी कि मिक्सचर हो, कि ताकि हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हम यानी कि आगे तक के लिए, फ्यूचर के लिए हम उन्हें सेव कर सके, उन्हें हम यूज कर सके। So it covers the both the renewable and the non-renewable. We have the wrong reason. ठीक है, हम कभी भी अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर रहे हैं तो हमारे पास इन सब में रॉन्ग रीजंस हैं। टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया 29.4%, ठीक है। इंडिया में जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, ठीक है, यानी कितने लोग जो एनर्जी को यानी कंज्यूम करते हैं, दैट इज अ 29.4%। अगर हम कॉल बेस्ड एनर्जी है तो यानी कि आज भी फैक्ट्रीज में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में हमारे पास कोयला जो है बहुत ज्यादा यूज्ड होता है। तो इट मींस कि एक टाइम होगा कि उसमें भी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमें उसको क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। अगर वो उस समय क्या हो गया, खत्म हो गया, तो जितनी भी सारी यानी कि हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। और उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा। इसका मतलब क्या है कि द कॉल बेस्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास 54.5, इट मींस 50% से भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं, इसका मतलब कि ये हाई टाइम है, ठीक है। हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं उन्हें शिफ्ट करना है, यूज करना है। नाउ द गैस इज 7.7%। जो गैस है वो कितनी है, जो गैस है वो 7.7% है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज 5%। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 5% है। न्यूक्लियर एनर्जी इज अ 1, क्योंकि हम बहुत कम डिपेंडेंट हैं अपने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। नाउ द मोस्ट ऑफ द ऑयल इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन। हम सभी जानते हैं ज्यादातर जो भी ऑयल यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हम पेट्रोल में यूज कर रहे हैं या इन्हीं में भी हम ऑयल को यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑयल इज यूज्ड इन दी पेट्रोल। तो ज्यादातर जो हमारे पास ऑयल है वो हम उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। So most of the oil is used in transportation. अब है प्राइसिंग पार्ट कौन सा होगा,
है, ठीक है, प्राइसिंग पार्ट में है पेट्रोलियम। सो इंडियन पेट्रोलियम सेक्टर हैड वर्टिकल स्ट्रीम, यानी कि जो इंडियन पेट्रोलियम सेक्टर के पास हमारे पास अलग अलग वर्टिकल क्या है, स्ट्रीम से स्ट्रक्चर्स हैं। सो लेट अस सी कि हाउ these structures work. So the number one is our the upstream. In the upstream there is a exploration, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या है हमारे पास, एक्सप्लोरेशन है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हमारे पास क्या है, ये तीन टाइप्स हैं, दैट इज द अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में हमें मूव करना है। सो इन द अपस्ट्रीम देयर इज एक्सप्लोरेशन। सो एक्सप्लोरेशन में यानी कि हमारे पास तो सबसे, देखो मेन वर्क क्या होता है, मेन वर्क होता है कि मेन हमें उसको क्या करना है, सबसे पहले माइनिंग करनी है, ठीक है, उनको हमें निकालना, इट मीन्स कि खोदना है। यानी कि मुझे अगर पेट्रोलियम चाहिए, तो अगर मुझे डीजल लेना है, पेट्रोल यूज करना है, तो क्या आपको क्या लगता है कि सीधा मतलब अर्थ में से, धरती में से निकाला और मतलब हम उसको यूज कर लेते हैं? नहीं, ये जो हम घरों में यूज करते हैं वैसलीन, ठीक है, आजकल लोग बहुत ही कम यूज करते हैं लिप्स के लिए वैसलीन, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया है कि ये जो वैसलीन है ये हमारा यानी कि पेट्रोलियम का क्या है, बाय प्रोडक्ट है, जहां से पेट्रोल और डीजल और अलग अलग ऑयल्स निकलती हैं, यूज होते हैं, वहां से हमारे पास क्या है कि वैसलीन भी क्या होती है, बनती है, फ्रेम होती है। एक्चुअल में वैसलीन इज अ गुड फॉर द स्किन, वो स्किन के लिए अच्छी होती है, बट अभी क्या है, हमारी एक न्यू मेंटालिटी फ्रेम हो गई है। सो नाउ द इन द अपस्ट्रीम, इन द अपस्ट्रीम में हमारे पास क्या है, एक्सप्लोरेशन का काम होता है, और उस एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो हमने ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो देयर जॉब इज टू, उनका जॉब क्या होता है, उनका जॉब खाली होता है उसमें से एक्सपोर्ट करना, ठीक है, निकालना, उनको आगे उनका कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। तो ONGC एक्सप्लोरेशन, ये जो अपस्ट्रीम है, तो इन सब में OIL, ONGC, इन सब में इनका वर्क होगा। सेकंड कौन सा होता है, मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम में क्या है, रिफाइनरी। मिड स्ट्रीम में हमें रिफाइनरी, अब जो हमने, देखो हमने अभी अपनी अर्थ से, धरती से क्या निकाला है, ऑयल निकाला है। अभी हमने उस ऑयल को कोई भी नेम नहीं दिया है कि वो पेट्रोल है या वो डीजल है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसे मिड स्ट्रीम में रिफाइनरी, हमने उसे रिफाइन किया है, मिड स्ट्रीम में रिफाइनरी है, मोर एफिशिएंट है और वी कैन यूज मोर देन, ठीक है। तो यानी कि रिफाइनरी में क्या होता है कि हमें उनको डिस्टिल करना है, अलग अलग में उसको छानना है। देन हमारे पास वर्क क्या होता है कि हमने सेपरेट कर दिया है डिस्टिलेशन मेथड से, हमने उनको अलग अलग ऑयल्स को अलग कर दिया, ठीक है, पेट्रोल था वो अलग कर दिया, उसके बाद अलग डीजल निकला उसे हमने अलग कर दिया, तो हम उसमें क्या करते हैं, उनको छानते हैं, ठीक है, रिफाइनरी करते हैं। देन हमारे पास उसका वर्क क्या होता है, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो इसीलिए ही पेट्रोल के, डीजल के जो प्राइसेस हैं वो क्या है, काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें इसमें माइनिंग्स को सेट करने में, रिफाइनरी को करने में टाइम लगता है। तो डाउनस्ट्रीम है कि जैसे हमारे पास क्या है, रिटेलिंग, फिर हमें क्या करना है कि उन्हीं सभी को बेचना है, रिटेल करना है। तो फिर हमने क्या किया है कि ये जो अभी वर्क है ना रिटेलिंग का, सॉर्ट करने का, ये वर्क अभी हमने, ठीक है, इतना गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रिटेलिंग के वर्क को नहीं लिया। तो क्या है, डाउनस्ट्रीम का जो वर्क है, रिटेलिंग का जो वर्क है, वो लिटिल है, बट इन हैंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। वो जो रिटेलिंग का जो वर्क है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, ठीक है, लिटिल है, बट इन हैंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। सो हिंदुस्तान, ठीक है, ऑयल कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस हैज लाइसेंस बट नॉट ए बिग प्लेयर, ठीक है, रिलायंस के पास जैसे लाइसेंस है लेकिन वो एक उसका बिग प्लेयर नहीं है, तो नॉट इजीली, ठीक है, मतलब कि रिलायंस के पास अभी फिलहाल मतलब वो उसमें है अभी, फिर भी उसमें क्योंकि उसमें काफी इन्वेस्टमेंट है, काफी उसमें
क्योंकि एक बार आपके पास इसमें सोल्ड आउट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक जो कहीं ना कहीं रिटेलिंग में गवर्नमेंट का ना प्राइस को सेट करने का रोल हो जाता है। तो इसीलिए जो काफी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इसमें मेन रोल या फिर इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले नहीं करते, क्योंकि अगर यही सब कुछ प्राइवेट के हाथ में आ जाए, पेट्रोल भी डीजल भी, फिर तो उसके जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज द वायबल रिसोर्स। तो मैम रिटेलिंग वाला, रिटेलिंग पूरा ही प्राइवेट के पास है, रिटेलिंग में से थोड़ा सा प्राइवेट के पास है? नहीं नहीं, आपके पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, लिटिल है हमारे पास, लेकिन अभी तक ये हमारा जो 3-4 प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्हीं के अंदर है। मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है मैम। इसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। ये जैसे आप एक कॉलगेट को लेने जाते हो, तो आपके पास उसमें कितने ज्यादा 5-6 अलग अलग आपको क्या मिल जाएंगे, वैराइटीज मिल जाएंगी, लेकिन पेट्रोल में, डीजल में आपके पास इतनी वैराइटीज नहीं है, क्योंकि जो भी इनिशियली सेटअप हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका इनिशियल जो कॉस्ट होती है, ठीक है, इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट होगी, सेटअप की जो कॉस्ट होगी, आज की डेट में वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। अगर और कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स उसमें अपना मेन रोल को प्ले करना चाहते हैं, उसमें जो उनकी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, अगर उनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो अपने आप खुद लगाइए कि क्या वो क्या पेट्रोल के डीजल के प्राइस हाई रखेंगे या नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली। तो फिर जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें अपना कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करती है कि नहीं, आपको जो प्राइस सेट करना है वो इतना सेट करना है, ठीक है। हम कर्ज करते रहते हैं गवर्नमेंट को कि यानी कि ये प्राइस इतना है या उसका प्राइस इतना है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे पास गवर्नमेंट का जो मेन रोल है, ठीक है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। सो नाउ द नेक्स्ट वन, द पेट्रोलियम price before 2002 had administered price mechanism, government determined the price, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है कि 2002 से, देखो 2002 से पहले, ठीक है, हमारे पास एक क्या था, प्राइस मैकेनिज्म था। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो प्राइस सेट किया जाएगा बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व। इट मींस कि वो डिमांड और सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन के द्वारा सेट होगा। बट हियर द गवर्नमेंट डिटरमाइन द प्राइस, गवर्नमेंट क्रिएटेड एन ऑयल, ठीक है, अकाउंट, यानी कि गवर्नमेंट ने एक ऑयल का अकाउंट जो है, पूल अकाउंट सेट कर दिया, उन्होंने क्रिएट कर दिया, जहां पर जितने भी सारे यानी कि प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक केरोसिन है, ये सब है, तो उन सबको हमने क्या कर दिया, ऑल प्रोडक्ट्स को क्लब कर दिया। सो ऑयल पूल अकाउंट क्लबिंग ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक द केरोसिन, सब्सिडी है केरोसिन के ऊपर, एलपीजी, इन सब पे टैक्स है, पेट्रोल एंड डीजल पे, that is a tax on the petrol and diesel. So all these are to be the set by the government, so government determine their prices, ठीक है, आफ्टर द 2002, ठीक है, 2002 के बाद। अब मेन बात आती है कि हमें उसके कोई भी एनर्जी के प्राइसेस को सेट करना है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसमें कंपोनेंट है हमारे पास, इंपोर्ट प्राइस है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, एंड प्लस द रिफाइनरी कॉस्ट है। यानी कि हमने इसमें इंस्टॉलेशन का हो गया, इंपोर्ट प्राइस हो गया, बाहर से जो भी हमारे पास ऑयल आएगा, ठीक है, उसका भी प्राइस कंज्यूमर को पे करना है। वो एक फैक्ट्रीज में या फिर एक आपके रिफाइनरी में आया है, उसके बाद वो क्या होगा, रिफाइन होगा, रिफाइनरी की भी कॉस्ट कंज्यूमर को पे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट पे करनी है। इन सभी कॉस्ट को हम ऐड करते हैं, तब जाके वो हमारे पास एक प्राइस सेट होगा। वही प्राइस जो है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट फिर और डिसाइड करती है कि वो ज्यादा प्राइस है या फिर वो क्या है, कम प्राइस है, ठीक है। तो ये क्या है, पासिंग टू कंज्यूमर, तो यही जो प्राइस होता है ये कंज्यूमर को क्या होगा, पास होता है, तो पासिंग टू कंज्यूमर, ठीक है। नाउ द
नेक्स्ट वन, इन 2002 government realized this is not efficient because the oil pool price was in negative. एक्चुअल में क्या हुआ, 2002 तक गवर्नमेंट को फिर रियलाइज हुआ कि क्या रियलाइज हुआ कि जो हमारे पास ऑयल हमने यानी कि जो अकाउंट सेट किया था वो इन नेगेटिव, वो कंप्लीटली नेगेटिव में है। इसीलिए आफ्टर द 2002 ऑयल के जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए, हाई हो गए, वो इंक्रीज करने लगे। सो तभी से एक इंडिकेटर हुआ कि नहीं, हमें अपने इस अकाउंट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है नेगेटिव से पॉजिटिव में। इट मीन्स हमें इसमें भी एक रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। द बेटर आइडिया इज टू पास आउट द प्राइस इंस्टेड ऑफ द ऑयल बेस्ड इशू, यानी कि ऑयल बेस्ड इश्यूज के अलावा बेटर है कि हम यानी कि उस प्राइस को क्या कर सके, सेट कर सके। ठीक है, तो ऑयल का जो प्राइसेस था वो नेगेटिव में था 13,000 करोड़। अब मेन चीज आती है, गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, वर्क करती है बिना किसी कमेटी को सेट किए हुए, और उस कमेटी का वर्क क्या होता है, उस कमेटी का वर्क होता है कि हमें सर्वे करना, रिकमेंडेशन को प्रोवाइड करना। नाउ द नेक्स्ट इज द Ritpal committee recommended before the 2002 we have a oil pool, now prices are transparent. उन्होंने क्या रिकमेंड किया, उन्होंने रिकमेंड किया था कि कोई भी जो इनिशियली 2002 तक जो भी हमारे पास इश्यूज चल रहे थे, उन इश्यूज को हमें क्या करना है, उन इश्यूज को हमें सॉल्व करना है। अब मेन आते हैं कि वो इश्यूज क्या थे। ठीक है, उन इश्यूज के लिए देखो, कमेटी आज सेटअप होती है, उसका रिजल्ट 2 साल बाद, 3 साल बाद आएगा। अब वो अपना रिजल्ट को लेके आएंगे कैसे, क्योंकि उसके लिए उनको सर्वे करना पड़ेगा कंप्लीटली, उनके रूल्स को, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नाउ प्राइसेस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। नंबर 1, प्राइस आर ओपेक। प्राइस क्या है, ओपेक है। कहने का मतलब क्या है कि प्राइसेस जो स्टार्टिंग में थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, आपको पब्लिक को बताना है। ठीक है, इसमें उन्हें ऐसा लगे कि गवर्नमेंट जो है वो हाई प्राइस चार्ज कर रही है, ऐसा आपको नहीं करना है इसमें। तो नंबर 1 क्या है, प्राइसेस आर ओपेक। प्राइसेस क्या थे, वो ओपेक प्राइसेस थे। इट रिजल्टेड इन परसिस्टेंट डेफिशिट। इसका मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने 2002 में रियलाइज किया कि उन्हें क्या करना है, पब्लिक को भी एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ताकि जो वो परसिस्टेंट डेफिशिट में है उन सब से वो क्या निकल सके, उसमें से आउट हो सके, उसमें से निकल सके। सो द रिकमेंडेशन वाज टू रिमूव द सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमारे पास रिकमेंडेशन क्या था, रिकमेंडेशन उन्होंने यही किया कि जो हमें प्राइस मैकेनिज्म है, ठीक है, इन सब से बाहर आ जाओ। यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो अपनी प्राइसेस को सेट करती है, उन सबसे क्या हो जाओ, रिमूव हो जाओ। हाउ, प्राइसेस शिफ्ट अगेन विद द इम्पोर्ट। ठीक है, प्राइस से इंटरनेशनल से, एंड देन विच विल कंटेन। क्या मतलब है इसका, अब आगे हम कंप्लीट करते हैं कि गवर्नमेंट का कहना था कि आपको अपने खुद से प्राइसेस को सेट नहीं करना। गवर्नमेंट क्यों सेट करती है प्राइसेस, ताकि उनको ये है कि अगले साल भी क्या हो सके, हम आ जाए, यानी कि हम ही यानी कि इस पे क्या कर सकते, एज अ रूलिंग पार्टी बन जाए। पर इन सभी रूलिंग पार्टी के लिए तो जितने भी हमें यानी कि मैक्सिमम वो बेनिफिट्स देती है, तो पब्लिक को क्या लगता है कि हमें ये जो गवर्नमेंट है वो हमें मैक्सिमम क्या दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है, तो हमारे लिए तो फिर यही गवर्नमेंट अच्छी है। पर मेन ऐसा नहीं है। इसमें मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वो अकाउंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने उस ऑयल अकाउंट को क्रिएट किया है, उसे भी हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। उसे नेगेटिव में भी हमें नहीं रखना। नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली वो जो बर्डन है, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट पे वो जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर ही शिफ्ट होगा, क्योंकि वो जो जितना नेगेटिव वो अकाउंट जाएगा, अल्टीमेटली उनको
यानी कि उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है ना कि हम उसको नेगेटिव में क्या करें, कन्वर्ट ही नहीं कर सके। सो इसीलिए रिकमेंडेशन यही रखी गई थी कि हमें एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म के सिस्टम को क्या करना है, हटाना है। हमें एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म के सिस्टम को रिमूव करना है, ताकि हम उनका जो एक प्राइस सेट का या लिमिट की जो कंडीशंस है, हम उन्हें क्या कर सके, हटा सके। ठीक है, और हम उसके ऊपर सेट हम कैसे करेंगे, तो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस के ऊपर, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब है नॉट हैव टू पे। अब हमें यानी कि इंश्योरेंस की कॉस्ट, ठीक है, फ्रेट कॉस्ट अब हमें पे नहीं करनी है। अब मान लीजिए जो भी उसके पास ओशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी या कोई भी ड्यूटीज यानी कि टैक्स होगा, इट मीन्स कि जो एक्चुअल का जो टैक्स है, ठीक है, और जो हमारे पास जो ड्यूटीज का है, ठीक है, अब हमें इंश्योरेंस भी यानी कि होगा, इसमें गवर्नमेंट आपको देगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो उनके प्राइसेस को क्या किया, सेट किया गया। सो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, ठीक है ना, ड्यूटीज की कॉस्ट, इसमें कौन से हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज है, ठीक है, इंपोर्ट इक्वालिटी प्राइसिंग है, तो ये सभी कुछ इसमें ऐड किया गया। तो इन सभी के ऐड करने से क्या मतलब है, देखो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है वो कौन पे करेगा, कंज्यूमर तो पे नहीं करता, नहीं ना। इंश्योरेंस की कॉस्ट पे की जाती है फर्म के द्वारा, यानी कि वो फर्म, मान लीजिए एक प्राइवेट सेक्टर है, उसने यानी कि काफी ज्यादा जो डीजल है, पेट्रोल है, वो स्टोर किया हुआ है, वहां अल्टीमेटली यानी कि आग लग जाती है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो इसीलिए यानी कि जो जितनी भी सारी की सारी इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो फर्म पे करेगी, और अल्टीमेटली जो भी फर्म पे करेगी वो आ जाता है कस्टमर के ऊपर, वो आ जाता है कंज्यूमर के ऊपर। सो वट एवर लोडेड हैव नो इंश्योरेंस कॉस्ट एंड द फ्रेट कॉस्ट, ठीक है, जो भी मतलब स्टार्टिंग में जो लोड होगा, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट करके देती थी, वो वर्क गवर्नमेंट से क्या कर दिया, हट गया। अब वही जो है अब वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर फर्म अपना सेफ्टी सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छे से रख सकती है, ठीक है, तो उनको फिर इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है उसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन तीनों को ही ऐड करके, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को, इंश्योरेंस एंड कस्टम ड्यूटीज को हम यहाँ पे इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस को सेट कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, मतलब इंपोर्ट इक्वालिटी, कि जितने हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, ठीक है, अगर हम जो चीज हमारे घर में बनती है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, सस्ती पड़ेगी। जो हम उन्हें मार्केट से लेके आएंगे वो हमें क्या पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगी। तो वही सेम चीज हमारे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर हमने कोई भी ऑयल को, डीजल को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से हम मंगा रहे हैं, तो हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कस्टम ड्यूटीज है, ये सब हमें उसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए कि जो आपने देखा है कि बाहर कंट्रीज में हमें सुनते हैं ना कि वहां पे कि पेट्रोल बहुत सस्ता है और हमारे यहाँ पे महंगा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड, ठीक है ना, कस्टम की जो कॉस्ट है, ड्यूटीज है, वो सब कुछ इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है। क्लियर हुआ इतना, कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, ये 2 पेज बचे, ये हम इसको सिंपली है, ये आगे हम कवर कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।